वंदना जी, आपकी आवाज मेरे को थोड़ी कट कट के आ रही है। Is it? आपको मेरी आवाज आ रही है ठीक से? अभी कभी आ जाती है, कभी नहीं आती. Now we are live, Dr. Gupta. Good afternoon, Dr. Gupta, and thank you ओके। very much. You agreed to come and spend time with us. I know you're just rushing back from Tata Hospital after doing your work with the patients. बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए. For all of you who may or may not know Dr. Gupta, I just want to give a very, very short introduction that he has done from his studies from Delhi in 2000, and then he has been a faculty member in the department of Tata Memorial Hospital, and then of course now he is the director at ACTRAC, and Dr. Gupta is an internationally renowned breast and gynecological cancer specialist, and he has more than 190 papers to his credit. So, he's somebody who's really very, very well known in the field of research, and very well known as a doctor also. So, Dr. Gupta, welcome, and thank you once again for being with us. Thank you very much. Thank you very much, Vandana ji. Thank you for inviting me, and I look forward to the interaction. And also, thanks very much for your kind introduction. Thank you. So, Dr. Gupta, हम लोग इंग्लिश और हिंदी मिक्स बोलेंगे ताकि सब लोग को आराम से समझ में आ जाए, और कोई भी प्रश्न है, और क्योंकि आप हिंदी में बात कर लेते हैं इसलिए इट बिकम्स इजी. पहले थोड़ा बहुत ब्रेस्ट कैंसर के बारे में बता दीजिए. देखिए, ब्रेस्ट कैंसर एक कॉमन कैंसर है महिलाओं में, और इसका जो इंसिडेंस है वो धीरे धीरे इंडिया में बढ़ रहा है, प्रीडोमिनेंटली अर्बन एरियाज में. तो अगर मैं कुछ आंकड़े आपको गिनाऊं तो आज के दिन में मुंबई, दिल्ली, चेन्नई जो अर्बन सेंटर्स हैं वहां पर जो इंसिडेंस है वो करीब करीब 30 से 35 है पर 100,000 पॉपुलेशन. और जो इंडिया के जो रूरल एरियाज है उसमें इंसिडेंस है करीब करीब 10 पर 100,000. और अगर आप वेस्टर्न कंट्रीज की बात करें, यूएसए की, यूरोप की या फिर जापान की, वहां पर इंसिडेंस इसका है करीब करीब 80 से 90 पर 100,000 पॉपुलेशन. तो एक चीज काफी एपरेंट है, और वो ये है कि इसका डायरेक्ट लिंक है अर्बन लाइफस्टाइल से. तो ये एक बड़ी मोटी मोटी बात हो गई अबाउट ब्रेस्ट कैंसर के, उसका इंसिडेंस कितना है डिफरेंट एरियाज में, और इंडिया में स्पेशली अर्बन एरियाज में महिलाओं में ये धीरे धीरे करके बढ़ रहा है. हमेशा ब्रेस्ट कैंसर के इलाज में आई एम श्योर कीमोथेरेपी, रेडिएशन, ये सब होता होगा, लेकिन ज्यादा करके जो हम लोग सुनते हैं वो लंपेक्टमी एक शब्द बहुत बार सुना जाता है, और एक दूसरा वर्ड है मेस्टेक्टमी जो हम लोग अक्सर सुनते हैं. तो वुड यू लाइक टू टॉक अबाउट इट एंड एक्सप्लेन टू अस द डिफरेंस बिटवीन द टू? व्हाट इज द सीरियसनेस, व्हिच इज मोर सीरियस, या नहीं है, या क्या चीज ज्यादा करनी चाहिए, मतलब उन दोनों का पूरा भेद क्या है, और उन दोनों के बीच में क्या सही क्यों क्या करते हैं, लंपेक्टमी किस दशा में की जाती है या मैस्टेक्टमी क्यों करी जाती है? ये एक बहुत ही अच्छा सवाल है वंदना जी, और आपका धन्यवाद ये सवाल पूछने के लिए. ये प्रश्न कई महिलाओं के मन में आता है कि लंपेक्टमी, मैस्टेक्टमी, लेकिन मैं थोड़ा 2 स्टेप बैकवर्ड लेके एक या 2 लाइनों में थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि लंपेक्टमी और मैस्टेक्टमी एक तरीके की सर्जरीज हैं. तो जो ब्रेस्ट कैंसर का इलाज होता है वो मेनली जो है 3 या 4 माध्यमों से होता है. एक है ऑपरेशन यानी सर्जरी, दूसरा है रेडियोथेरेपी यानी रेडिएशन, और तीसरा है कीमोथेरेपी और हार्मोनल थेरेपी. तो ये जो है मेन ट्रीटमेंट के मोडालिटीज हैं ब्रेस्ट कैंसर के. तो इसमें से एक जो मेन मोडालिटी है, जो एक मेन तरीका है ब्रेस्ट कैंसर को ट्रीट करने का, वो है सर्जरी. तो अब आते हैं आपके सवाल पर, जहां की आपने पूछा कि लंपेक्टमी, मैस्टेक्टमी. तो लंपेक्टमी जो शब्द है वो उसका डेरिवेशन हुआ है लंप से, लंप, और मैस्टेक्टमी का जो शब्द है उसका डेरिवेशन हुआ है
मैमा यानी कि ब्रेस्ट। तो लंपेक्टमी का मतलब ये होता है कि अगर किसी महिला के ब्रेस्ट के अंदर एक गांठ है जो कि बहुत बड़ी नहीं है, जो कि ऐसी जगह पर स्थित है जहां पर सिर्फ उस गांठ को निकाला जा सकता है, तो उसको बोलते हैं लंपेक्टमी। इसका दूसरा नाम होता है ब्रेस्ट कंजर्विंग सर्जरी। तो इसका मतलब ये होता है कि उस महिला को अपना पूरा ब्रेस्ट नहीं गंवाना पड़ता, उसमें सिर्फ एक लंप या गांठ को निकाल के काम चल जाता है। मेस्टेक्टमी ऑन द अदर हैंड ऐसा सर्जिकल ट्रीटमेंट है जिसमें कि पूरा ब्रेस्ट रिमूव करते हैं। तो मैं जितने जो लोग इस प्रोग्राम में जुड़े हैं आज, उनसे एक बात कहना चाहता हूँ, और ये बहुत ही अहम बात है। हमारे अंदर, सबके अंदर एक धारणा है कि अगर हम पूरा ब्रेस्ट रिमूव कर दें तो शायद उसका इलाज ज्यादा अच्छे तरीके से हो सके, लेकिन ऐसा नहीं है। जो दुनिया भर में अमेरिका में और इटली मिलान के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट स्टडीज हुई हैं, उसके माध्यम से उनके माध्यम से ये पता लगा है कि लंपेक्टमी या मेस्टेक्टमी, उनसे जो लॉन्ग टर्म जो क्योर रेट है वो बराबर होते हैं। तो अगर किसी महिला को जो उनकी जो ब्रेस्ट में गांठ है, अगर वो लंपेक्टमी के लिए एलिजिबल है, यानी कि गांठ इस प्रकार डॉक्टर गुप्ता, आपकी आवाज कहीं खो गई है। डॉक्टर गुप्ता इज बीच म्यूट। में कट गई थी, आ गया हूं मैं वापस। हाँ, हाँ आ नहीं, गए हैव आपने आई वहां जॉइन्ड से। अगेन? या यू हैव। हाँ, आप आ गए। ओके, तो ओके, बहुत बढ़िया। तो मैं बात कर रहा था लंपेक्टमी और मेस्टेक्टमी की। तो मैं जी। ये बताना चाह रहा था कि अगर कोई महिला की गांठ लंपेक्टमी से निकाली जा सकती है तो उनका लॉन्ग टर्म क्योर रेट मेस्टेक्टमी के बराबर होता है, और उनका अपने अपने ब्रेस्ट को लूज करने की जरूरत नहीं है। और ये जो है सर्जन्स इसका आंकड़ा लगा सकते हैं पेशेंट को देख के कि ये एक जो ब्रेस्ट में गांठ है ये लंपेक्टमी के लिए सूटेबल है या नहीं है। तो मैं जस्ट इस चीज का जिक्र कर रहा था कि उसकी जो शेप है गांठ की, उसका जो साइज है, और जो आपके कनेक्शन में डॉक्टर गुप्ता फिर प्रॉब्लम आ गई थोड़ी। डॉक्टर गुप्ता, कनेक्शन में गड़बड़ है, आपकी आवाज गायब हो गई थी। डिस्कनेक्ट नहीं क्यों? तो अच्छे है, मतलब पता नहीं, अब आ रही है। बात हो रहा हूँ। अभी मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ, पर वो बीच बीच में जी डिस्कनेक्ट हो जी। जाता है। चलिए, कोई बात नहीं। तो बस मैं यही कहना चाह रहा था कि लंपेक्टमी और मेस्टेक्टमी के जो रिजल्ट्स हैं वो बराबर हैं, और सर्जन्स पता लगा सकते हैं कि कौन सा ट्रीटमेंट किस महिला के लिए ज्यादा सूटेबल है। ठीक है। और कई बार ये भी बोलते हैं कि मैस्टेक्टमी इसलिए भी की जाती है कि दूसरे ब्रेस्ट में कैंसर ना हो। क्या ये बात सही है? क्या दोनों ब्रेस्ट को निकाल देना चाहिए अगर मैस्टेक्टमी कर रहे हैं, या खाली एक को ही रखना चाहिए, एक का ही करना चाहिए? आपने अभी जो सवाल पूछा वो उसको हमारी मेडिकल पार्लेंस में बोलते हैं प्रोफिलैक्टिक मेस्टेक्टमी। और प्रोफिलैक्टिक का मतलब है कि एक तरफ ट्यूमर हो गया तो दूसरी तरफ का ब्रेस्ट वैसे ही निकाल दो ताकि वो ब्रेस्ट ही नहीं रहेगा, तो फिर उसमें फ्यूचर में कैंसर भी नहीं होगा। तो ये जो है एक ट्रीटमेंट, एक प्रकार का ट्रीटमेंट है उन महिलाओं को जिनको हेरिडिटरी ब्रेस्ट कैंसर है या कोई जीन के म्यूटेशंस हैं जिनके चलते उनको ब्रेस्ट कैंसर पनपने का रिस्क थोड़ा ज्यादा है। लेकिन हमने ये देखा है कि ये बहुत ही एक तरीके का ड्रास्टिक ट्रीटमेंट है। एक महिला को ये बोलना कि हम आपके दोनों ब्रेस्ट पूरी तरह निकाल देंगे, उनके लिए साइकोलॉजिकली और फिजिकली काफी डिसफिगरिंग होता है, काफी उससे उनको एंजाइटी हो सकती है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो ये ट्रीटमेंट हम आमतौर पे ज्यादातर महिलाओं को रेकमेंड नहीं करते हैं।
और हमने ये देखा है कि ऑर्डिनरी महिलाओं को तो, जिनको ब्रेस्ट कैंसर होता है, उनको तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है दूसरा ब्रेस्ट रिमूव करने की। और अगर किन्हीं महिलाएं कुछ ऐसी हैं जिनको जीन ब्रेस्ट कैंसर है, तो उनको भी एक्चुअली क्लोज ऑब्जर्वेशन में रखा जा सकता है और ऑपोजिट ब्रेस्ट को पूरी तरह रिमूव करने की जरूरत ज्यादातर महिलाओं में नहीं पड़ती है। तो ये एक एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट है जो कि कुछ जगहों पर रेकमेंडेड होता है, जेनेटिक म्यूटेशंस जिन महिलाओं में होते हैं, लेकिन ज्यादातर लोगों को इसकी जरूरत नहीं पड़ती है। अभी आपने डॉक्टर गुप्ता बोला कि हेरिडिटरी के बारे में, तो पॉइंट है जो हर एक के मन में बहुत रहता है कि हेरिडिटरी है कि नहीं है कैंसर, स्पेशली ब्रेस्ट कैंसर के लिए। और दूसरा ये आपने कहा जेनेटिक्स के बारे में, तो क्या मतलब जेनेटिक टेस्टिंग करनी चाहिए, और अगर करनी चाहिए और टेस्ट अगर पॉजिटिव आ जाए तो फिर अगला स्टेप क्या होगा? तो हेरिडिटरी है कि नहीं, जेनेटिक टेस्टिंग होनी चाहिए कि नहीं, और अगर पॉजिटिव है तो क्या करना चाहिए? अगर हमारे पास 100 महिलाएं आए ब्रेस्ट कैंसर का डायग्नोसिस लेके, तो उसमें करीब करीब 5 से 10% महिलाएं ऐसी हैं जिनका कैंसर हेरिडिटरी हो सकता है। और इन 5 से 10% महिलाओं में एक टेस्ट होता है जो कि ब्लड टेस्ट होता है, और उसको बोलते हैं जर्मलाइन ब्राका म्यूटेशन, BRCA म्यूटेशन। और ये टेस्ट जो है कुछ स्पेशलाइज्ड लेबोरेटरीज में होता है, कुछ बड़े अस्पतालों में होता है, कोई प्राइवेट लैब्स में भी होता है। और इनमें ये इस टेस्ट के माध्यम से ये पता लगाया जा सकता है कि जो ब्रेस्ट कैंसर है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को ट्रांसमिट हो रहा है या नहीं हो रहा। तो ये वाला टेस्ट सब महिलाओं में हम नहीं करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे इंडिकेशंस होते हैं जिसमें ये टेस्ट कर लेना चाहिए। जैसे कि अगर किसी महिला को बहुत कम उम्र में ब्रेस्ट कैंसर पनप गया हो, या फिर कोई ऐसी पेशेंट हो जिनके घर में फैमिली हिस्ट्री हो, उनकी माँ को, बहन को, दादी को, नानी को, पिता को, किसी को ब्रेस्ट या ओवरी के कैंसर हुए हों, तो उस केस में भी ये टेस्ट कर लेना चाहिए। या फिर किसी महिला को दोनों ब्रेस्ट में कैंसर पनप गया हो, या फिर वो एक प्रकार का ब्रेस्ट कैंसर हो जिसे ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर बोलते हैं, तो अगर ये कोई भी इंडिकेटर्स हो तो ये वाला ब्लड टेस्ट हम लोग आजकल रेकमेंड करते हैं। और इससे ये पता लग जाता है कि वो महिला के अंदर ऐसा जीन का म्यूटेशन तो नहीं है जिससे कि उनका रिस्क बढ़ रहा है ब्रेस्ट कैंसर का। और ये जो म्यूटेशंस हैं ये आमतौर पर अगर पाए जाएं, और मैंने पहले ही बताया ये 5 से 10% ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट्स के अंदर पाए जाते हैं, तो अगर ये हो तो इनसे सिर्फ ब्रेस्ट ही नहीं, ओवरी के कैंसर का रिस्क भी थोड़ा बढ़ सकता है। तो फिर उनको, पेशेंट्स को क्लोज सर्वेलेंस में रखना होता है, उनको रेगुलरली एग्जामिन करना होता है, उनको ब्रेस्ट की इमेजिंग करनी होती है, जैसे कि या तो मैमोग्राम नहीं तो MRI, और उनको ओवरी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी उनके अल्ट्रासाउंड, उनका ब्लड टेस्ट CA-125, ये सब करना होता है। तो ये है हेरिडिटरी ब्रेस्ट कैंसर। पर मैं फिर से दोहरा दूं, क्योंकि हर किसी को पूरी तरह अलार्म्ड होने की जरूरत नहीं है, ये सारे ब्रेस्ट कैंसर में से सिर्फ 5 से 10% महिलाओं में होता है। लेकिन डॉक्टर गुप्ता, अगर जेनेरिक टेस्टिंग करी जाए और अगर उसमें कोई जना उसका टेस्ट पॉजिटिव है तो क्या करते हैं? तो फिर देखिए, अब डिपेंड करता है कि उनकी उम्र कितनी है अभी। और अगर सपोज करिए कोई महिला है जो 42 वर्ष की है, 42 इयर्स, और उनको एक साइड में ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर है, और वो बताएं कि उनकी माँ को भी ब्रेस्ट कैंसर था, और हमने उनका टेस्ट किया और वो पॉजिटिव आ गया, तो फिर वो वाले साइड के ब्रेस्ट कैंसर का तो इलाज वैसे ही होता है जैसे सब में होता है। अब सवाल ये है कि उनका जो दूसरा ब्रेस्ट है उसमें भी रिस्क है कैंसर होने का, और उनकी ओवरी में भी रिस्क है। तो दूसरे ब्रेस्ट के लिए हम ये बोलते हैं कि आप 6-6 महीने में आके जांच कराइए, फिर आपका मैमोग्राम जल्दी जल्दी करेंगे, या फिर MRI ऑफ द ब्रेस्ट करेंगे। अगर ब्रेस्ट डेंसिटी ज्यादा है, हम आपका CA-125 करेंगे। आपके ओवरीज के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको
क्लोजली फॉलो अप करेंगे। और अगर आपकी फैमिली कंप्लीट हो चुकी हो, आपने बच्चे कर लिए हो और आपको और बच्चे नहीं करने हैं, तो फिर ये भी समझाया जाता है कि ओवरीज और ट्यूब्स को निकाल सकते हैं, जैसे बोलते हैं प्रोफिलैक्टिक बाइलेटरल सैल्पिंगो ओवरेक्टमी, यानी कि दोनों तरफ की ओवरी और दोनों तरफ की ट्यूब वो सर्जरी से निकाल सकते हैं प्रोफिलैक्टिकली। तो उसका फायदा ये होता है कि ओवरी के कैंसर का चांस बहुत कम या ना के बराबर हो जाता है, और उससे ब्रेस्ट कैंसर का चांस भी कम हो जाता है ओवरी के ऑपरेशन से। तो ये सारे कुछ मुद्दे हैं, उनको काउंसलिंग भी करनी होती है उन पेशेंट्स को। और फिर एक और जो इसमें मसला होता है कि अगर उस पेशेंट के अंदर म्यूटेशन पॉजिटिव आ गया, तो फिर हम उनको ये भी सलाह देते हैं कि आपके जो सगे संबंधी हैं, आपके भाई बहन हैं, आपके माता पिता हैं, या फिर आपके बच्चे हैं, अगर वो एडल्टहुड अटेन कर चुके हैं, तो उनमें भी फिर वो टेस्ट एक तरीके से रेकमेंडेड होता है। ठीक है, फिर से वापस सर्जरी पे जा रहे हैं डॉक्टर गुप्ता। रिस्क क्या है कैंसर की सर्जरी, ब्रेस्ट कैंसर सर्जरी करने में रिस्क क्या क्या है? देखिए, ब्रेस्ट कैंसर की सर्जरी आजकल जिन आधुनिक तरीकों से होती है, उसमें रिस्क उसका बहुत ही कम है। और ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी, मतलब कि ज्यादा से ज्यादा लोगों में उसमें कोई खास कॉम्प्लिकेशन नहीं होते हैं। और अगर हम मॉर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी जिसे बोलते हैं कि कॉम्प्लिकेशन ऑफ सर्जरी अगर देखा जाए या जान का खतरा देखा जाए, तो वो काफी कम है। इसमें मेनली जो है 2-3 तरीके के कॉम्प्लिकेशंस कभी कभी है, जो कि बहुत होते हैं। एक है कि जो सर्जरी जहां पर आपको चीरा लगाया गया है या जहां पर इंसिजन दिया गया है, उसमें इन्फेक्शन हो सकता है पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में। फिर एक ब्रेस्ट सर्जरी की जो साइट है जहां पर हुई है सर्जरी, वहां पर थोड़ा सा फ्लूइड इकट्ठा हो सकता है, जिसको बोलते हैं। तो वो कंप्लीट तरीके नहीं, वो से थोड़ी सी कठिनाई आ सकती है कुछ हफ्तों तक, लेकिन वो रिजॉल्व हो जाता है। एक ब्रेस्ट कैंसर सर्जरी का जो कॉम्प्लिकेशन है, जो रिलेटिवली थोड़ा सा ज्यादा महिला को मुश्किल में डाल सकता है, वो ब्रेस्ट कैंसर सर्जरी में सिर्फ ब्रेस्ट रिमूव नहीं करते, वो जो बगल में जो नोड्स होते हैं, एक्सिला में जो लिम्फ नोड हैं, उनकी भी सर्जरी जाती है। और अगर वो एक्सिला के लिम्फ नोड्स भी निकाले गए हों, तो वो जो हाथ है उसमें सूजन हो सकती है, उसको लिम्फेडिमा बोलते हैं। तो वो लिम्फेडिमा को भी प्रिवेंट करने के तरीके होते हैं, तो वो भी शायद हम चर्चा करेंगे आगे बढ़ के। एक शोल्डर के अंदर उस साइड में स्टिफनेस हो सकती है सर्जरी से, और इन सारी चीजों को प्रिवेंट करने के लिए सर्जरी के बाद जो फिजियोथेरेपिस्ट हैं, जो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हैं और जो सर्जन्स हैं, वो सलाह देते हैं कि रेगुलर एक्सरसाइज की जाए, रेगुलर व्यायाम किया जाए उस साइड का, ताकि ये सारे कॉम्प्लिकेशंस ना हो। बट ओवरऑल जो बड़ी बात है वो ये है कि ब्रेस्ट कैंसर सर्जरी इज रिलेटिवली मोर स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड नॉट अ वेरी रिस्की सर्जरी, और इसमें ज्यादातर पेशेंट्स को कोई खास कॉम्प्लिकेशन नहीं होते। तो जब ब्रेस्ट कैंसर की सर्जरी करते हैं, और आजकल कई बार लोगों को सुना है कि आर्टिफिशियल ब्रेस्ट या प्लास्टिक सर्जन की जरूरत रहती है ताकि वो लोग आर्टिफिशियल ब्रेस्ट क्रिएट कर दे, तो वो क्या सर्जरी के समय ही की जाती है या वो बाद में हो सकती है? एक बात। और दूसरी बात ये कि जो लोग प्रोस्थेसिस मतलब सर्जरी नहीं करवा सकते हैं, प्लास्टिक सर्जरी, उनके लिए क्या राय है, क्यों जरूरी है प्रोस्थेसिस पहनना? तो ये आपने 2 सवाल पूछे हैं, और ये दोनों ही सर्जरी से रिलेटेड है। एक और बात, आपके सवाल से पहले मैं एक और बात कहना चाहूंगा कि वो जो मैंने एक्सिलरी सर्जरी, एक्सिलरी लिम्फ नोड्स को रिमूव करने की जो बात कही थी, आजकल उसमें भी एक एडवांस्ड हुआ है जिसको बोलते हैं सेंटिनल लिम्फ नोड बायोप्सी। तो कहने का मतलब है कि पहले तो बगल से सारे लिम्फ नोड डाल दिए जाते थे,
लेकिन आजकल वो एक सेंटिनल लिम्फ नोड, वो एक रेडियो एक्टिव ट्रेसर से देखा जाता है कि जो एक्सिला के जो लिम्फ नोड्स हैं उसमें कैंसर फैला हुआ या नहीं फैला हुआ, और वो उसके लिए सिर्फ 1, 3 या 4 लिम्फ निकाल के काम चलाए। और अगर उसमें वो 4 लिम्फ नोड्स निकाल के पता लगे कि वो नहीं फैला हुआ है कैंसर एक्सिला में, तो फिर पूरे एक्सिला के सारे बाकी के लिम्फ नोड्स निकालने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसका फायदा ये होता है कि जो लॉन्ग में लिम्फ के का हाथ के सूजन का या फिर शो का, वो उसका रिस्क काफी कम हो जाता है। वापस आते हैं आपके सवाल पर। तो आपने 2 सवाल आपने ये पूछा था कि प्लास्टिक सर्जरी से ब्रेस्ट का रिकंस्ट्रक्शन किया जा सकता। दूसरा सवाल आपने पता कि अगर रिकंस्ट्रक्शन करना हो वो प्राइमरी हाँ, सर्जरी के टाइम पे करना चाहिए या बाद में भी हो सकता है। और तीसरा सवाल आपने पूछा था कि अगर रिकंस्ट्रक्शन नहीं हो सकता तो प्रोस्थेसिस पहनना चाहिए या नहीं। तो पहला सवाल मैं हाँ, ये आपको बताऊं कि जो रिकंस्ट्रक्शन है वो किया जा सकता है, और उन महिलाओं में ये ऑफर किया जाता है जिनका पूरा ब्रेस्ट हम लोग रिमूव करते हैं फॉर वट एवर रीजन। एंड उन पेशेंट्स में जो अपने बॉडी के खुद के जो टिश्यूज हैं उनसे लेके जो है वो ब्रेस्ट का रिकंस्ट्रक्शन किया जाता है। कुछ आर्टिफिशियल इम्प्लांट्स होते हैं, उससे भी ब्रेस्ट का रिकंस्ट्रक्शन किया जा सकता है। और ये जो रिकंस्ट्रक्शन है ये प्राइमरी सर्जरी के टाइम पर भी हो सकता है या फिर कुछ समय के बाद हो सकता है, जबकि पेशेंट का कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी वगैरह सब खत्म हो चुका हो। तो ये दोनों ही पॉसिबिलिटीज हैं कि आर्टिफिशियल इम्प्लांट से हो सकता है, और या फिर बॉडी के महिला के अपने बॉडी के दूसरे टिश्यूज को लेके ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्ट किया जा सकता है। प्राइमरी सर्जरी के टाइम भी हो सकता है, बाद में भी हो सकता है। और इसमें कौन सा पेशेंट किस टेक्निक के लिए सूटेबल है और टाइमिंग उसकी क्या होना चाहिए, ये थोड़ी सी एक डिटेल की बात है जो कि इंडिविजुअल डॉक्टर से सलाह करके हर पेशेंट का जो ट्रीटमेंट सीक्वेंस है उसको निर्धारित करके उसको मद्देनजर किया जाता है। और आपका जो आखिरी सवाल था वो ये था कि अगर रिकंस्ट्रक्शन नहीं हो रहा तो ब्रेस्ट प्रोस्थेसिस का के बारे में क्या करना चाहिए। तो ब्रेस्ट प्रोस्थेसिस हम लोग रेकमेंड करते हैं, वो कई कारणों की वजह से रेकमेंड करते हैं। पहला तो ये है कि जो अपनी सेल्फ बॉडी इमेज है वो बरकरार रहती है, थोड़ा महिला ठीक फील करती है कि दोनों साइड जो है वो सिमेट्रिकल है। और दूसरा ये भी है कि अगर एक साइड का ब्रेस्ट कर दिया गया हो, दूसरी साइड का ब्रेस्ट बरकरार हो, तो एक वेट के अंदर जो है एसिमेट्री हो जाती है दोनों साइड में। तो उसकी वजह से जो बाकी की मसल्स हैं उनमें एसिमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन होते हैं। तो उसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट ये हो सकता है कि दूसरे मसल्स जो हैं वो थोड़ी गलत तरीके से उनमें टेंशन होती है, उसमें कॉन्ट्रैक्शन होती है। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए, दोनों साइड्स को सिमेट्रिकल रखने के लिए, बोथ इन टर्म्स ऑफ साइज एज वेल एज शेप, it is recommended that the women should wear prosthesis. अभी आपने लिम्फ नोड्स के बारे में बताया, तो ठीक है कि अब आप लोग एक सेंटिनल लिम्फ नोड का भी करते हैं, उससे करते हैं, पर क्या ये सही है कि जितने ज्यादा आपके लिम्फ नोड्स अफेक्टेड होंगे उतना ही आपको पॉसिबिलिटी ऑफ कैंसर गोइंग इनटू अदर पार्ट्स ऑफ द ऑर्गन? स्पेशली लोग कहते हैं कि अगर ब्रेस्ट कैंसर है और अगर ज्यादा लिम्फ नोड्स अफेक्टेड है तो ओवेरियन कैंसर या और कुछ होने की संभावना बढ़ जाती है। तो ये एक फियर सबके मन में बहुत ज्यादा रहता है, इस पे आप बात करना चाहेंगे? ये आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा कि अगर लिम्फ नोड्स का स्टेटस जो है उसका क्या सिग्निफिकेंस है। तो पहली बात तो मैं ये बता दूं कि अगर लिम्फ नोड नेगेटिव आए एक्सिला के, मतलब उसमें कैंसर नहीं फैला हुआ है, तो वो एक अच्छी बात है, क्योंकि उससे ये पता लगता है कि इस कैंसर की दूसरे ऑर्गन्स में फैलने की जो टेंडेंसी है वो थोड़ी कम है। और दूसरी बात यह है कि अगर लिम्फ नोड्स पॉजिटिव आ जाएं, तो कितने लिम्फ नोड पॉजिटिव आते हैं, जैसे कि आपने 9 निकाले उसमें से 1 पॉजिटिव आया, या आपने 16 निकाले उसमें से 4 पॉजिटिव आए, या फिर आपने 17 निकाले उसमें से 8 पॉजिटिव आए,
तो जितने लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट एक्सिला में जो पॉजिटिव इन्वॉल्वमेंट है अगर वो बढ़ता जाएगा तो हाँ उसका एक मतलब ये होता है थोड़ा सा उसका सिग्निफिकेंस ये है कि उनमें कैंसर के वापस आने का रिस्क थोड़ा सा ज्यादा होता है। लेकिन मैं ये बता दूं कि वो कैंसर और लिम्फ पॉजिटिव जो है ट्रीटमेंट भी टेलर किया जाता है। तो कई बार है कि अगर ट्यूमर है 1.5 सेंटीमीटर का है, लिम्फ नोड सारे नेगेटिव हैं, एस्ट्रोजन रिसेप्टर पॉजिटिव है, तो हो सकता है उनको कीमोथेरेपी नहीं दी जाए, फिर भी उनका आउटकम बहुत अच्छा होगा। लेकिन अगर एक दूसरा है जिसका ट्यूमर 2.5 सेंटीमीटर का, उनमें 3 लिम्फ नोड पॉजिटिव है एक्सिला में, तो इस उनको कैंसर वापस आने का थोड़ा सा ज्यादा है, तो इसलिए डॉक्टर गुप्ता आपकी आवाज फिर कहीं चली गई। आई थिंक डॉक्टर गुप्ता आपकी आवाज चली गई है। हेलो हाँ अब आए। वंदना जी, शायद थोड़ा आपका सिग्नल वीक। फिर हाँ आपका सिग्नल शायद कनेक्शन थोड़ा वीक है। हाँ मेरा सिग्नल आप वैसे लिम्फ तो नोड्स ठीक के ही है। चलिए, आप लिम्फ तो मैं नोड्स ये पे बोल बोल रहा रहे था थे। कि हाँ जब लिम्फ नोड पॉजिटिव, हाँ हाँ हाँ, जब लिम्फ नोड्स पॉजिटिव होते हैं तो उसमें ट्रीटमेंट भी थोड़ा टेलर किया जाता है, कीमोथेरेपी भी थोड़ी ज्यादा दी जाती है, रेडियोथेरेपी भी दी जाती है। तो कुल मिला के लिम्फ नोड पॉजिटिव का एक थोड़ा सा सिग्निफिकेंस है कि रिस्क थोड़ा ज्यादा है, लेकिन आजकल के ट्रीटमेंट से वो भी ज्यादातर जो मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट्स हैं वो फिर भी क्योर हो जाते हैं डिस्पाइट लिम्फ नोड ठीक पॉजिटिविटी। है। एक क्वेश्चन आया है बिकॉज इससे रिलेटेड है तो मैं पूछ लूं। ER नेगेटिव या पॉजिटिव उसके ऊपर बहुत चर्चा रहती है, तो क्योंकि काफी सारा ट्रीटमेंट शायद ER पे डिपेंड करता है। आप कुछ कहना चाहेंगे उस पर? डॉक्टर गुप्ता आपकी आवाज नहीं आ रही। नहीं, वो क्योंकि कट जाते हैं बार बार, हाँ मैं वही सोच रहा हूँ कि जो है सिग्नल्स। हेलो, सुनाई हाँ जी पड़ रहा है अब अभी आ रही है आपको? आवाज। हाँ हेलो, हाँ आवाज आ रही है। आ रही है? हाँ बताइए, एक सवाल आप वो पूछ रही थी मेरे से। ER के ऊपर मैं पूछ रही थी क्योंकि वो कई लोग को पता नहीं है, कई लोग सोचते हैं किसी को 5 साल का ट्रीटमेंट दिया है किसी को नहीं दिया है, उसके ऊपर थोड़ा सा अगर आप बताना चाहें तो। हाँ, ये देखिए, ब्रेस्ट कैंसर एक तरीके का कैंसर नहीं है, वो कई तरीके का कैंसर है, और उसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि एस्ट्रोजन रिसेप्टर है, और वो एस्ट्रोजन पैथोलॉजिस्ट जो है वो अपीड के स्पेशल स्टेन लगाकर उसको देखते हैं। तो अगर वो पॉजिटिव आ जाए एस्ट्रोजन रिसेप्टर, तो उस पेशेंट को आपने बताया अगर पॉजिटिव आ जाए तो हाँ पॉजिटिव आ जाए तो फिर हार्मोनल थेरेपी देनी चाहिए। और हार्मोनल थेरेपी का मतलब जो कि तो कैंसर भी कम हो जाए। कनेक्शन अच्छा नहीं है का नहीं है, कुछ तो गड़बड़ है। हाँ हाँ मैं ये देखना हूँ कि कनेक्शन अभी सुनाई पड़ रही है आपको हाँ मेरी जी आवाज? हाँ आवाज आ रही है। हाँ ट्राई करके देखते हैं हेलो, वीडियो बंद करके अगर आवाज बराबर आ रही है तो। मैं ना वीडियो, हाँ 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 आप हाँ बताइए।
ठीक है। अभी क्या हेलो। होता है पोस्ट सर्जरी का? अभी आवाज आ रही है आपको मेरी? डॉक्टर गुप्ता, हाँ पोस्ट सर्जरी बहुत आ सारे रही ड्रेन है ट्यूब्स लगाए प्रॉब्लम। जाते हैं। वो ड्रेन ट्यूब्स का कोई खास केयर करनी होती है क्या, जिससे कैसे मतलब उसकी देखभाल कैसे करते हैं, कितने दिन तक लगते हैं, किस पर्पस से लगाए जाते हैं? ड्रेनेज ट्यूब्स के बारे में पूछ रही आप हूँ। ड्रेन्स की बात कर रही हैं शायद। हाँ हाँ ड्रेन जी है जी। वो, थोड़े जिक्र था एक सिरोमा का। तो जहां पर भी सर्जरी होती है वहां पर थोड़ा फ्लूइड इकट्ठा हो सकता है, और वो फ्लूइड जो है आमतौर पर पहले कुछ दिनों में ज्यादा इकट्ठा होता है, तो उसको ड्रेन करने के लिए बाहर कुछ ड्रेन्स लगाई जाती हैं जिसको पाइप से कनेक्ट करते हैं, और पाइप एक बैग से कनेक्टेड होता है, और वो हाँ आमतौर पे कुछ दिनों के अंदर वो निकाल देते हैं। हाँ। अच्छा, तो मतलब उसकी कोई खास देखभाल करनी होती है? डॉक्टर गुप्ता, आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है। बाकी लोग जो अगर सुन सकते हैं, अगर कोई प्रश्न है तो लिख दीजिए, ताकि मे बी वी कैन आस्क डॉक्टर गुप्ता टू वो बस टाइप आउट द आंसर्स इफ ही कांट। हेलो डॉक्टर गुप्ता, आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है। He's not there right now. हाँ Yeah, he's connected. हाँ आई थिंक अभी ठीक आएगा। अभी देखते हैं। अच्छा हाँ ठीक अभी है। अभी करते हैं वो बात। हाँ ड्रेन ट्यूब्स के बारे में मतलब कितने दिन तक लगते हैं नॉर्मली? वो वेरिएबल होता है, उसमें जो ड्रेनेज फ्लूइड है उसको मेजर करना होता है बार बार, और उसको देखना होता है कि वो कितना निकल रहा है, और जब वो 50 ml से कम हो जाता है तो उसको निकाल देते हैं। तो किसी में 4 दिन, किसी में 3 दिन, किसी में 8 दिन, किसी में 9 दिन, ऐसे ही रहता है वो वेरिएबल। अच्छा, इससे रिलेटेड एक प्रश्न है, चैट में शायद आपको भी दिख रहा होगा कि व्हाई डज फ्लूइड कलेक्ट 7 months आफ्टर सर्जरी? हाँ ये भी, ये मैंने देखा एक सवाल चैट के अंदर। तो 7 महीने बाद इज नॉट यूजुअल। ज्यादातर महिलाओं में वो 6-8 महीने या 2 साल के बाद नहीं होता है वो कलेक्ट। किसी किसी में क्या होता है कि वो जो लिम्फेटिक वेसल्स हैं, जहां जिनसे लिम्फ ड्रेन होता है, वो लॉन्ग टर्म उसमें से जो है वो फ्लूइड रिसता रहता है, निकलता रहता है, तो उसमें कई बार कई महीनों के बाद भी जाके कलेक्शन हो सकता है, बट इट इज नॉट द यूजुअल थिंग। ज्यादातर लोगों में, मतलब ओवरवेलमिंग मेजोरिटी ऑफ पेशेंट्स में ऐसा नहीं होता कि 7-8 महीने या 1 साल के बाद जाके कलेक्शन हो। कुछ में होता है तो उसको जो है वो निकाला जा इसमें सकता है, एक, सॉरी, उसको ड्रेन कर देते हैं और फिर उसके बाद वो ठीक हो जाता है। इसमें एक प्रश्न है कि उनका ऑपरेशन अगस्त 2019 में हुआ था, 4 कीमो लगे, रेडिएशन हुआ, वो 15 दिसंबर तक खत्म हुआ था। फिर उनको हार्पीज हो गई थी उसी साइड में, और उसके बाद में ड्यू टू द एक्टिविटीज ऑफ लॉकडाउन वो कहीं जा नहीं पाए, और फिजिकल एक्सरसाइज भी नहीं हुई, और उसके बाद येलो फ्लूइड उनका लम्पेक्टमी की जगह पर जमा हो रहा है, जो कि हार्ड लंप हो गया है। इट हैज बीन एस्पिरेटेड twice, May and July, 70 ml approximately, better than before, but the problem is still there. देखिए वंदना जी, ये जो इंडिविजुअल इश्यूज हैं, ये मुझे लगता है अगर यहाँ पर ना डिस्कस करें तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि ना तो मैंने पेशेंट को एग्जामिन किया है, ना मुझे पता है कि उनकी क्या स्थिति है। तो फिर उसमें जो एडवाइस देना वो ठीक नहीं होगा कि ये क्या हो सकता है। अब जो वो बोल रहे हैं कि येलो जो फ्लूइड है अब वो क्या है, ये ऐसे बताना थोड़ा मुश्किल है। तो मुझे लगता है अगर इंडिविजुअल हिस्ट्रीज ना डिस्कस करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा।
क्योंकि उसमें गलती होने का चांस ठीक थोड़ा है। ज्यादा है। अच्छा, अब ये बताइए कि एक्सरसाइज और फिजिकल थेरेपी कितनी जल्दी शुरू करनी चाहिए? कोई कहता है सर्जरी के तुरंत बाद, कोई कहता है 3-4 दिन बाद। आइडियली क्या रहता है ठीक? वो अगले दिन ही शुरू कर देनी चाहिए, जैसे ही एनेस्थीसिया का इफेक्ट वेयर ऑफ हो जाए, जैसे ही थोड़े से अप एंड अबाउट हो जाए तो अगले दिन से शुरू कर देनी चाहिए एक्सरसाइज। एक्सरसाइज को वेट करने की जरूरत नहीं है। एंड बाय एक्सरसाइज मुझे लगता है आप बात कर रही हैं उस हाथ की एक्सरसाइज की, आप हाथ की उस साइड के लिम्ब की एक्सरसाइज की बात कर रही हैं या जनरल एक्सरसाइज की बात कर रही हैं आप? नहीं, मतलब नॉर्मली उस हाथ की, जिस साइड की ब्रेस्ट हाँ तो का हाथ की वो हुआ है, उस वाले हाथ। हाथ की एक्सरसाइज वो अगले दिन से ही शुरू कर देनी चाहिए। और उसका कारण ये है कि स्टिफनेस नहीं होती, उससे जो है सिरोमा जो है जल्दी रिजॉल्व होता है और जो रिहैबिलिटेशन है वो जल्दी होता है। उसमें कोई ऐसा फिक्स टाइम नहीं है कि 6 दिन के बाद करना चाहिए, 12 दिन के बाद या 4 दिन के बाद। एज सुन एज द वुमन इज कंफर्टेबल, जैसे ही उनका पेन जो है, क्योंकि थोड़ा पेन भी होता है पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में, तो पेन की वजह से भी स्टिफनेस होती है, पेन की वजह से भी थोड़ी रिजिडिटी होती है। तो जैसे ही पेन थोड़ा सबसाइड होता है तो थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज जल्द से जल्द शुरू कर देनी चाहिए। तो वही चीज प्रोसेसेस के लिए है। मान लीजिए किसी को प्रोसेसेस यूज करनी है तो कितनी जल्दी करनी चाहिए सर्जरी के बाद? देखिए वो जो वुंड हील हो जाए, जब जो है उसके अंदर से ड्रेन निकल जाए, जब सिरोमा जो बार बार जो अगर एस्पिरेट बाई चांस करना पड़ रहा है कुछ हफ्तों के लिए, अगर उसको जो है जब वो सारी जब लोकल इश्यूज जब सेटल हो जाएं तो उसके बाद प्रोसेसेस यूज कर सकते हैं। और इसका कोई फिक्स नंबर ऑफ डेज नहीं होता कि 6 दिन या 8 दिन या 15 दिन या 20 दिन। जैसे ही बेसिकली लोकल वुंड जब हील हो जाए, जब आर्म की मोबिलाइजेशन हो जाए, सिरोमा कलेक्ट होना बंद हो जाए, तो उसके बाद कर सकते हैं। लेकिन प्रोसेसेस के अब लिए भी एक और प्रश्न है एटलीस्ट हमारा। लिम्फोडिमा के ऊपर। लिम्फोडिमा हाँ के क्या बताइए। प्रिकॉशंस लेने चाहिए? नहीं सॉरी, तो आप कुछ हाँ कह मैं रहे ये थे कह रहा था प्रोसेसेस के प्रोसेसेस ऊपर। के लिए भी ना, प्रोसेसेस के डिफरेंट साइज होते हैं, प्रोसेसेस डिफरेंट मटेरियल्स का होता है, प्रोसेसेस की जो वेट होता है वो भी अलग अलग होता है। तो उसके लिए एक ये भी अच्छा है कि अगर जो है ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट होते हैं हमारे यहाँ टाटा हॉस्पिटल में और फिजियोथेरेपिस्ट, तो वो एक प्रोफेशनल एडवाइस भी देते हैं कि कौन सा प्रोसेसेस बेस्ट फिट करेगा उस महिला को। तो उनसे भी कंसल्टेशन ले लेना चाहिए इस बारे में। और ऑफ कोर्स ये भी चीज है कि प्रोसेसेस की कॉस्ट भी अलग अलग है, डिपेंडिंग ऑन द मटेरियल, डिपेंडिंग ऑन द वेट, डिपेंडिंग ऑन द मोल्डेबिलिटी एटसेट्रा एंड सो ऑन। और आजकल तो आपने देखा होगा, हमारी एक कुलीग है डॉक्टर वानी परमार, वो तो ये सोच रही है कि 3D प्रिंटिंग भी करेंगी ब्रेस्ट प्रोसेसेस की। तो आजकल ब्रेस्ट प्रोसेसेस में काफी एडवांसमेंट्स हो चुके हैं। ये लिम्फोडिमा के ऊपर बताइए डॉक्टर साहब कि उसके क्या प्रिकॉशंस हैं, सामान उठाना चाहिए कि नहीं, और ये प्रिकॉशंस क्या जिंदगी भर रहते हैं या कुछ समय के लिए होते हैं या क्या? देखिए जो सबसे इम्पोर्टेंट प्रिकॉशन है लिम्फीडीमा के, वो 2 या 3 है। कई सारे हैं पर उसमें सबसे इम्पोर्टेंट 2 या 3 है। पहली चीज तो ये कि वो वाला हाथ जो उस साइड का है उसमें ऐसा प्रयत्न करना चाहिए कि उसमें कट ना लगे, वो बर्न ना हो, उसमें कोई इंजरी ना हो, उसमें कोई इन्फेक्शन ना हो। अब महिलाएं जो है वो कई बार घर गृहस्थी के काम करती हैं तो छोटी बहुत थोड़ी बहुत इंजरी कभी फिंगर्स में कभी नेल्स में वगैरह हो सकती है। तो वो फिंगर्स और नेल्स में जो इंजरी होती है उससे क्या होता है कि उससे इन्फेक्शन का चांस है। इन्फेक्शन से क्या है कि लिम्फ वेसल्स का एक इन्फेक्शन होता है जिसे बोलते हैं लिम्फेंजाइटिस। तो अगर लिम्फेंजाइटिस होगा, इन्फेक्शन होगा, तो उससे लिम्फेडिमा होने का चांस थोड़ा ज्यादा है। तो सबसे पहली बात है कि उस हाथ को थोड़ा इंजरी से बचा के रखें, बर्न से बचा के रखें, कट से बचा के रखें। दूसरा प्रिकॉशन ये है कि जो एक्सरसाइजेस जो आपको बताई गई हैं उस साइड की, तो उसको रेगुलरली नियमित रूप से करें। और जो तीसरा उसका प्रिकॉशन है वो ये है कि अगर हो सके तो इस आर्म को, उस लिम्ब को थोड़ा एलिवेट करना चाहिए, ताकि अगर कोई फ्लूइड इकट्ठा भी हो रहा है तो वो जो है वो ड्रेन हो सके। जहां तक सवाल है कि वजन कितना उठा सकते हैं, जो मॉडरेट अमाउंट ऑफ
वेट्स हैं उसको उठा सकते हैं, लाइट टू मॉडरेट वेट्स, लेकिन हैवी वेट्स नहीं उठाने चाहिए उस साइड से। और अभी इस चीज पे भी थोड़ी रिसर्च और शोध हुआ है कि कई लोग बोलते थे कि एयर ट्रैवल से कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, ब्लड प्रेशर उस साइड में लेने से कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन जो मोस्ट रिसेंट रिसर्च है उसके हिसाब से एयर ट्रैवल, उस साइड से ब्लड प्रेशर नापना एटसेट्रा, उससे कोई इतना खतरा ज्यादा नहीं बढ़ता है लिम्फेडिमा का। और वैक्सीन, कौन सी वैक्सीन? जो हाथ पे लोगों के वैक्सीन की प्रॉब्लम होती है, और ये क्या जिंदगी भर होती है या थोड़े समय के लिए है? नहीं, वैक्सीन का आपका कहने का मतलब है कि इंजेक्शन उस साइड में लेने चाहिए या नहीं, ये पूछ रही हैं आप? नहीं नहीं नहीं, वैक्सीन मतलब जैसे अच्छा, किसी की वैक्सिंग, हेयर ग्रोथ वैक्सिंग, ज्यादा अच्छा होती है तो वैक्सिंग, वो वैक्सीन। अच्छा अच्छा, हाँ, वैक्सिंग, वैक्सिंग, अच्छा मैंने सोचा वैक्सीन बोल रही हैं, वैक्सिंग, हाँ। वैक्सीन नहीं, आजकल सब लोग कोविड के जमाने में वैक्सीन ही सुन रहे हैं। हाँ, मुझे मुझे समझ में आया वैक्सीन, पर आप बोल रही हैं हाँ। वैक्सिंग। हाँ, देखिए वैक्सिंग जो है वो मेरे हिसाब से कर सकते हैं, लेकिन उसमें वही है कि जो अब्रेशंस और जो कट्स है ना, और उससे जो इन्फेक्शन है वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर अब्रेशन हो गया, कट हो गया, लिम्फेंजाइटिस हो गई, तो उससे लिम्फेडिमा का चांस बढ़ जाता है। सो केयरफुली अगर करना है तो उस साइड में कर सकते हैं वैक्सिंग। अब आप ये, आपको ज्यादा पता होगा कि वैक्सिंग से इंजरी का चांस कितना है और अब्रेजन का चांस कितना है। लेकिन ये क्या वो जिंदगी भर का वो तो है? आप वो तो आप ही सलाह दे पाएंगे ज्यादा, मुझसे ज्यादा। लेकिन ये क्या जिंदगी भर का है या थोड़े समय के लिए है? नहीं, देखिए ये जो लिम्फेडिमा के प्रिकॉशंस है ना, ये जीवन भर लेने पड़ते हैं। वो इसलिए क्योंकि कई सालों के बाद भी लिम्फेडिमा हो सकता है। देखिए मैं एक चीज समझाना चाहता हूँ कि लिम्फेडिमा क्यों होता है। नॉर्मली जो हाथों से जो फ्लूइड है वो लिम्फेटिक वेसल्स के थ्रू, लिम्फ नोड्स के थ्रू वो हार्ट की तरफ जाता है, तो वो नॉर्मली वो एक पंपिंग मैकेनिज्म होता है। अगर आपने एक्सिला से लिम्फ नोड निकाल दिए तो वो लिम्फ वेसल्स जो है ना वो ब्लॉक हो जाती हैं एक्चुअली। तो उनकी ब्लॉकेज के चलते द प्रॉब्लम इज कि फिर वो जिंदगी भर वो लिम्फेडिमा का रिस्क रहता है, तो प्रिकॉशंस तो सारी जिंदगी लेने चाहिए। अच्छा, एक और प्रश्न मेरा, उसके बाद थोड़े बहुत प्रश्न जो यहाँ पर आए हैं। कोविड की वजह से, कोविड और ब्रेस्ट कैंसर एक बहुत बड़ा इश्यू हो गया है कोविड का, क्योंकि बहुत चीजें निग्लेक्ट हो रही हैं या इग्नोर हो रही हैं। तो ब्रेस्ट कैंसर के संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे कोविड के बारे में? देखिए ये बहुत ही जो है कठिन सवाल है आपने पूछा है। एक तरफ कोविड है और दूसरी तरफ कैंसर है। मेरा अपना मानना ये है कि कैंसर जो है वो ऑर्डिनरली काफी खतरनाक बीमारी है, और स्पेशली अगर उसको अनट्रीटेड छोड़ा जाए। एक बार उसको आपने डायग्नोज कर दिया या फिर सस्पेक्ट कर लिया और उसके बाद उसका कुछ नहीं किया, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। और जो कोविड का रिस्क है वो हम देख रहे हैं कि अपने इंडियन पेशेंट्स में जो कोविड तो हो रहा है, लेकिन कोविड से जो सीरियस कॉम्प्लिकेशंस है वो कम मात्रा में हो रहे हैं, बहुत कम पेशेंट्स को हो रहे हैं। तो अगर मैं आपको एक्ट्रेक्ट के बारे में बताऊं या टाटा मेमोरियल सेंटर के बारे में बताऊं, हमारे ज्यादातर पेशेंट्स को या स्टाफ को जिनको हुआ है कोविड, वो उनमें से ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी रिकवर हो चुके हैं। तो मेरा अपना मानना ये है कि कोविड के चलते, अभी देखिए इनिशियल लॉकडाउन था, कोई इधर से उधर नहीं जा पा रहा था, सब अस्पताल बंद हो गए थे, कोई लॉकडाउन हो गए थे, कोई कंटेनमेंट हो गया था। बट अब तो धीरे धीरे सरकार ने भी सब कुछ खोल दिया है। तो मेरी समझ में तो जो है इलाज कराना चाहिए और इलाज करना चाहिए। अस्पतालों को पेशेंट्स एक्सेप्ट करने चाहिए, पेशेंट्स को अस्पताल में जाना चाहिए और ट्रीटमेंट करना चाहिए कैंसर का। और ये ऑफ कोर्स हमें देखना पड़ेगा कि कोविड का रिस्क तो है, मैं ये नहीं कहूंगा कि कोविड का रिस्क जीरो है, लेकिन कोविड अगर हो भी जाए तो कोई इतना मतलब, अब कुछ पेशेंट्स में, बहुत कम पेशेंट्स में सिवियर भी हो सकता है, लेकिन ज्यादातर पेशेंट्स में वो ठीक हो जाते हैं कोविड से। तो क्योंकि कैंसर तो अगर इलाज नहीं किया तो फिर उस वो तो स्टेज बढ़ने वाली है, फिर वो फैल गया तो और दिक्कत आने वाली है। तो मेरे हिसाब से जो है कोविड को के रिस्क को मद्देनजर रखते हुए भी कैंसर का इलाज में आगे बढ़ना चाहिए। और ये सिर्फ ब्रेस्ट कैंसर नहीं है, मैं सारे कैंसर्स की बात कर रहा हूँ।
वैसे एक चीज बताऊं जो कि इससे कनेक्टेड नहीं है, दोपहर में मैं हम लोग के बॉम्बे के जो म्युनिसिपल कमिश्नर है उनकी टॉक सुन रही थी, और उनके हिसाब से तो बॉम्बे में बेड्स बहुत खाली है क्योंकि दे हैव बीन एबल टू कंट्रोल कोविड केसेस। तो मतलब वो कह रहे थे अब ऐसी सिचुएशन है कि आप किसी भी सेंटर में जाइए एंड यू कैन जस्ट वॉक इन। तो ये सुन के तो बहुत ही अच्छा लगा कि कम से कम थिंग्स आर इन कंट्रोल। एंड ही इज सेइंग कि अगर खाली सिर्फ बॉम्बे को देखा जाए तो बॉम्बे में सब कुछ नॉर्मल हो सकता है क्योंकि अब वो कंट्रोल कर सकते हैं। इट्स ओनली बिकॉज ऑफ द थाना एंड कांदिवली एंड न्यू बॉम्बे एरिया दैट द प्रॉब्लम्स स्टिल परसिस्ट, अदरवाइज मतलब बॉम्बे बाय इटसेल्फ इज क्वाइट सेफ। सो व्हिच वाज वेरी हार्टनिंग टू नो। पर आप मतलब आई एम श्योर आप लोग को तो ज्यादा पता रहता होगा। एक क्वेश्चन है, हाउ रिस्की इज रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी? मतलब किस तरीके का रिस्क? देखिए, अगर कोई ये पूछना चाह रहा है कि जान को खतरा है रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी से, तो वो नहीं है। लेकिन अगर कोई ये पूछ रहा है कि रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी में जो रिकंस्ट्रक्शन किया है वो टेक होगा कि नहीं होगा, वो फेल हो सकता है कि नहीं हो सकता, तो उसका रिस्क है। लाइक ऑल सर्जरीज, अगर आपने कुछ चीज को, कई बॉडी के टिश्यू को एक जगह से दूसरी जगह पर लगाया है, या तो फ्री फ्लैप लगाया है या फिर कोई और फ्लैप लगाया है, तो वो कभी कभी फेल हो भी सकता है कुछ केसेस में। तो अब ये मुझे नहीं पता कि वो किस तरीके के रिस्क की बात कर रहे हैं, कि इन्फेक्शन के रिस्क की, या फिर वो जो रिकंस्ट्रक्शन है वो टेक नहीं किया, वो जो है वो जमा नहीं वहां पर, उसके रिस्क की बात कर रहे हैं, या फिर जान के रिस्क की बात कर रहे हैं। तो तरह तरह, मतलब इसके मतलब डिफरेंट जान का पहलू रिस्क हैं। नहीं है आपके हिसाब से? जान का रिस्क नहीं है, इन्फेक्शन का रिस्क है, और कंस्ट्रक्शन ठीक हुआ है कि नहीं उसका भी रिस्क है। थोड़ा सा रिस्क तो होता ही है। देखिए, कोई भी सर्जरी या कोई भी आप इलाज करें, उसका बिल्कुल 1000 पेशेंट्स में 1000 के 1000 में परफेक्ट रिजल्ट आएगा, वो तो किसी भी इलाज के साथ नहीं है। बट कोई इतना हाई रिस्क नहीं है इन सब चीजों का। और आजकल जो रिकंस्ट्रक्शन वर्क है वो कई सारे अस्पतालों में वो एक टीम वर्क होता है। जो एक ब्रेस्ट कैंसर सर्जन है वो ब्रेस्ट कैंसर की सर्जरी करते हैं, और जो ट्रेन्ड प्लास्टिक सर्जन हैं वो प्लास्टिक सर्जरी करते हैं। तो उसके चलते रिस्क वगैरह बहुत कम है, ज्यादातर केसेस में सक्सेसफुल हो जाता है, प्रोवाइडेड ऑफ कोर्स के वो जो हाई वॉल्यूम सेंटर है वहां पे रेगुलरली वैसी सर्जरी हो रही है, फैसिलिटीज हैं और सर्जन्स वेल ट्रेन्ड है। अगर वो सब है तो फिर रिस्क कोई उतना हाई नहीं है इन सब चीजों का। एक का कहना है कि वो हम लोग जब हार्मोनल थेरेपी के बारे में बात कर रहे थे तो उस समय थोड़ा साउंड की प्रॉब्लम आ गई थी, तो इसलिए वो हाँ, पूरी बात नहीं हो पाई। तो दे वांट टू नो लिटिल मोर अबाउट इट। और दूसरा एक उससे ही रिलेटेड एक क्वेश्चन है, एक ERPR पॉजिटिव के बारे में और जानना चाहते हैं। और तीसरा क्वेश्चन ये था कि उस दोनों में मतलब अगर ERPR पॉजिटिव नहीं है और अगर पॉजिटिव है तो दोनों में से ज्यादा डेंजरस क्या चीज है? तो ये सवाल जो है मेनली ये मुद्दा है एस्ट्रोजन रिसेप्टर और हार्मोनल थेरेपी के बारे में। तो इनके बारे में संक्षिप्त में बता दूं तो उस समय कनेक्शन अच्छा नहीं था। तो जो ट्यूमर है उसको पैथोलॉजिस्ट माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं, और वो उसमें स्पेशल स्टेन डालते हैं। तो वो सेल्स के ऊपर ऑर्डिनरली 3 रिसेप्टर देखते हैं, 3 मॉलिक्यूल्स को देखते हैं। एक का नाम है एस्ट्रोजन रिसेप्टर, दूसरे का नाम है प्रोजेस्टेरॉन रिसेप्टर, और तीसरे का नाम है HER2 रिसेप्टर। तो अगर एस्ट्रोजन रिसेप्टर या फिर प्रोजेस्टेरॉन रिसेप्टर पॉजिटिव है, तो उसका इम्प्लीकेशन ये है कि वो महिला को हार्मोनल थेरेपी की टैबलेट से फायदा होने वाला है। और वो जो हार्मोनल थेरेपी की टैबलेट है वो प्री मेनोपॉजल लेडीज में टैमॉक्सिफेन होती है, और पोस्ट मेनोपॉजल लेडीज में वो एक दवाई होती है जिसका नाम है एरोमेटेज इनहिबिटर, वो होती है। और उससे ब्रेस्ट कैंसर वापस आने का रिस्क काफी कम हो जाता है। और ये जो हार्मोन थेरेपीज हैं ये नॉर्मली काफी सेफ हैं। इनमें ज्यादातर महिलाएं इनको ठीक ही टॉलरेट कर लेती हैं, और इनके अगर साइड इफेक्ट होते भी हैं तो कोई बहुत सीरियस साइड इफेक्ट आमतौर पर नहीं होते हैं। अब सवाल रहा आपका, क्या पूछ रही थी आप? कुछ और आपने पूछा था कि दोनों हाँ, में अगर से। हाँ। अगर एस्ट्रोजन रिसेप्टर नेगेटिव है या फिर पॉजिटिव है, तो ये देखा गया है कि एस्ट्रोजन रिसेप्टर पॉजिटिव पेशेंट्स हैं उनका आउटकम थोड़ा बहुत ज्यादा बेहतर होता है कंपेयर टू वो ट्यूमर जिनमें एस्ट्रोजन रिसेप्टर नेगेटिव है। लेकिन ये कोई जो डिफरेंस है ये जमीन और आसमान का फर्क नहीं है, ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल का डिफरेंस नहीं है। ये थोड़े थोड़े परसेंटेज पॉइंट्स का फर्क है,
और अगर समझिए मैं बोलूं कि लॉन्ग टर्म क्योर रेट अगर एस्ट्रोजन रिसेप्टर पॉजिटिव में 88% है, 88%, तो एस्ट्रोजन रिसेप्टर नेगेटिव में शायद वो 85% या 86% होगा क्योर रेट लॉन्ग टर्म, फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ। तो कहने का मतलब है कि थोड़ा बहुत बेहतर प्रोग्नोसिस है अगर एस्ट्रोजन रिसेप्टर पॉजिटिव है, लेकिन ये कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। अच्छा, फिर जैसे मान लीजिए किसी की नानी या दादी को ब्रेस्ट कैंसर हुआ है, तो वहां पे क्या लड़कों को भी या उनके पोतों को या देवतों को भी हो सकता है? आमतौर पर मेल्स में ब्रेस्ट कैंसर कम होता है कंपेयर टू विमेन, लेकिन हो सकता है, बहुत कम मेल्स में हो सकता है। और उन मेल्स में ज्यादा हो सकता है जिनमें वो जो पहले मैं म्यूटेशन का जिक्र कर रहा था, ब्लड टेस्ट का जिक्र कर रहा था, जिनमें जेनेटिक म्यूटेशन हो। तो इसलिए अगर किसी फैमिली में मल्टीपल मेंबर्स को अगर ब्रेस्ट कैंसर या फिर ओवरी कैंसर हुआ है, तो उनमें जो है ब्लड टेस्ट करा लेना चाहिए, और मेल्स में भी करा लेना चाहिए, सिर्फ फीमेल्स में नहीं कराना होता। बोथ मेल्स एंड फीमेल्स शुड गेट दैट टेस्ट डन। और इंडियन कॉन्टेक्स्ट में सिलिकॉन वाली जो ब्रेस्ट ये प्रोस्थेसिस है, इसका ये ज्यादा अच्छी रहती है या कॉटन वाली ज्यादा अच्छी रहती है, या इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है? देखिए वो तो जो है वो इंडिविजुअल पेशेंट टू पेशेंट है। दोनों जो जो तरह तरह के जो इम्प्लांट्स हैं उनके अपने फायदे और नुकसान हैं। सिलिकॉन जो ट्रांसप्लांट है वो रप्चर हो सकता है। अभी देखा गया है कि उसमें लॉन्ग टर्म एक दूसरा लिम्फोमा वाला कैंसर कुछ सिलिकॉन इम्प्लांट्स में हो गया था उसी जगह पर। तो इनके अपने फायदे और नुकसान हैं, और वो जो सर्जन है वो डिस्कस करते हैं द प्रोज एंड कॉन्स। और जहां तक कोशिश हो वो यही कोशिश करते हैं कि अगर ऑटोलोगस रिकंस्ट्रक्शन हो जाए, मतलब उस पेशेंट के अपने टिश्यूज को लेके अगर रिकंस्ट्रक्शन हो जाए तो वो सबसे अच्छा है। हमेशा कहते हैं कि वजन की वजह से कैंसर के, या लेडीज को अपना वजन का ध्यान रखना चाहिए या मॉडरेट वेट होना चाहिए। सो मॉडरेट वेट की क्या डेफिनेशन या क्या व्याख्या है? देखिए ये तो सबसे कठिन चीज है सारे प्रश्नों में, कि जो है आइडियल बॉडी वेट को अटेन कैसे किया जाए और आइडियल बॉडी वेट होना क्या चाहिए। तो पहले मैं बताऊं कि आइडियल बॉडी वेट ऑर्डिनरली डिफाइन होता है, एक टर्म होती है जिसको बोलते हैं बॉडी मास इंडेक्स। और बॉडी मास इंडेक्स का फॉर्मूला होता है कि वेट इन किलोग्राम डिवाइडेड बाय हाइट इन मीटर स्क्वायर्ड। यानी कि अगर किसी का वजन है 65 किलो और उनकी हाइट है 1.56 मीटर्स यानी कि 156 सेंटीमीटर, तो उनका बॉडी मास इंडेक्स होगा 65 किलो वजन डिवाइडेड बाय 1.56 इंटू 1.156 नीचे। तो इसको बोलते हैं बॉडी मास इंडेक्स। इसमें दो क्वांटिटीज हैं, वेट और हाइट। और जो नॉर्मल आइडियल बॉडी वेट है वो गिना जाता है 18 से 24 या 25 तक में। और अगर 25 से 30 तक हो तो उसे ओवरवेट बोलते हैं, 30 से ऊपर हो तो उसे ओबेसिटी बोलते हैं। तो ये तो रहा उसकी मेडिकल डेफिनेशन। जो एक रूल ऑफ द थंब होता है वो ये होता है कि किसी भी इंसान को करीब 25 साल की उम्र में जो उनका आइडियल बॉडी वेट, दिस इज जस्ट अ रफ रूल ऑफ द थंब, दिस इज नॉट एग्जैक्ट, एग्जैक्ट बॉडी मास इंडेक्स ही है, वो होता है हाइट इन सेंटीमीटर माइनस 100। यानी कि अगर मेरी हाइट है सपोज करिए 170 सेंटीमीटर, तो मेरा अप्रोक्सीमेट आइडियल बॉडी वेट होना चाहिए 70 किलो अप्रोक्सीमेट। अब 70 का 75 भी हो सकता है, 70 का 67 भी हो सकता है। तो आइडियल, अब आपने पूछा कि ब्रेस्ट कैंसर का क्या लिंक है वेट से, तो ब्रेस्ट कैंसर का लिंक ये है कि कई सारी स्टडीज में देखा गया है कि ओवरवेट एंड ओबेसिटी एंड आल्सो लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, ये सब रिस्क फैक्टर्स हैं ब्रेस्ट कैंसर के लिए। और ये बिगेस्ट रिस्क फैक्टर है पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन में। तो पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन में अगर वो ओवरवेट है, अगर ओबीज है, अगर लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी है, तो ऑल ऑफ दीज आर कंसिडर्ड रिस्क फैक्टर्स फॉर डेवलपिंग ब्रेस्ट कैंसर। but not only breast cancer, many other cancers like uterine cancer, like colonic cancer, like gallbladder cancer। तो कई तरह के ऐसे कैंसर हैं जो ओबेसिटी, ओवरवेट और लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी से जिनका रिस्क बढ़ जाता है। लेकिन मैं आपको एक आखिरी चीज ये बोलना चाहता हूँ कि रिस्क फैक्टर का मतलब ये नहीं होता कि पॉजिटिव फैक्टर।
कहने का मतलब ये है कि जो रिस्क फैक्टर होते हैं, अगर आप 1000 इंडिविजुअल तो उसमें रिस्क थोड़ा सा ज्यादा बढ़ जाता है, थोड़ा या कुछ बढ़ जाता है, लेकिन ये नहीं बोल सकते कि जो जिसमें ओवरवेट है उसको ब्रेस्ट कैंसर होके ही रहेगा, ऐसा नहीं। और एक और क्वेश्चन है कि जिस साइड का जो आर्म है, मान लीजिए लेफ्ट साइड की ब्रेस्ट निकाली गई है, तो लेफ्ट साइड का जो आर्म है, इज इट सपोज टू बी अ नो प्रोसीजर आर्म फॉर लाइफ? मतलब लेफ्ट साइड का जो आर्म है उसमें क्या कभी भी जिंदगी में कोई भी प्रोसीजर नहीं कर सकते? सो प्रोसीजर डिपेंड करता है कि कौन सा प्रोसीजर है। अगर अर्जेंट प्रोसीजर है, अगर कोई बहुत ही सीवियर इंजरी हो गई है, अगर उसका रिकंस्ट्रक्शन करना है तो वो तो करना ही पड़ेगा। लेकिन जो इलेक्टिव प्रोसीजर है जो दूसरी साइड में भी हो सकते हैं तो वो नहीं करने चाहिए। तो ऑर्डिनरली एक जो हम जो सलाह देते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल कीमोथेरेपी है, वो उस हाथ से नहीं देनी चाहिए, वो दूसरे हाथ से देनी चाहिए। क्योंकि क्या है कि अगर वेन्स भी ब्लॉक हो गई तो इडीमा होने का चांस थोड़ा ज्यादा है। तो इसके लिए उस साइड में इंट्रावीनस इंजेक्शंस, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शंस आमतौर पर अवॉइड करते हैं। अच्छा, अक्सर न स्टेजेस के बारे में बात की जाती है कि आपका स्टेज 1 है, 2 है, 3 है या जो भी है, उसके हिसाब से कुछ प्रोग्नोसिस के बारे में फर्क पड़ता है उसमें, या आई मीन शुड आई से कि अगर मेरी स्टेज 2 है तो मेरी प्रोग्नोसिस खराब होगी, या व्हाट वुड यू से ऑन दैट? देखिए, पहली चीज तो ये कि इंडिविजुअल पेशेंट में कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं बनी और कोई ऐसा डॉक्टर नहीं है जो दावे से बोल सके कि आप में ये होने वाला है। तो ये जो है ये अप्रोक्सीमेट अनुमान ही है हर तरीके का। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि अगर स्टेज बढ़ती जाए इसका मतलब कैंसर थोड़ा एडवांस हो रहा है। और कैंसर एडवांस हो रहा है उसका कहने का मतलब ये है कि या तो ट्यूमर का साइज बड़ा हो रहा है, या एक्सिला के लिम्फ नोड ज्यादा हो गए हैं, या फिर वो लोकली थोड़ा ज्यादा फैल रहा है, स्किन में इन्फिल्ट्रेट कर चुका है, छाती के चेस्ट वॉल की मसल्स में इन्फिल्ट्रेट कर चुका है। तो जितना मतलब के लोकली एडवांस हो जाता है उतना यस उसके क्योर होने का चांस थोड़ा सा कम हो जाता है। और फोर्थ स्टेज का मतलब है कि वो डिस्टेंट ऑर्गन्स में फैल गया है। तो हाँ, आपके सवाल का जो संक्षिप्त उत्तर है वो ये है कि प्रोग्नोसिस जो है वो कुछ हद तक डिपेंड करती है स्टेज के ऊपर, और अगर हायर स्टेज है तो क्योर होने का चांस कम हो सकता है। तो क्या ये बात सही है कि अगर किसी को ब्रेस्ट कैंसर है तो अगर फैलेगा तो उनको लंग कैंसर या ओवेरियन कैंसर या और कोई सर्विक्स कैंसर, ये सब की संभावना ज्यादा बढ़ जाती है? नहीं, सर्विक्स कैंसर और लंग कैंसर की संभावना नहीं बढ़ती। जो प्राइमरी कैंसर है उससे मेटास्टेसिस हो सकते हैं। तो क्या होता है कि अगर जैसे ब्रेस्ट कैंसर में हम 100 पेशेंट्स को देखें जो स्टेज 1 और 2 में थे आज के दिन में, और अगर हम उन्हीं 100 पेशेंट्स को 10 साल के बाद काउंट करें तो उन 100 में से आज के ट्रीटमेंट के हिसाब से 85 या 90 ठीक होंगे, 90%। लेकिन 10 पेशेंट्स में कैंसर वापस आ चुका होगा, और वो 10 में वापस आ चुका होगा किसी में लंग में, किसी में लिवर में, किसी में बोन्स में। तो जो 3 जो सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स हैं जहाँ पे कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर फैल सकता है, वो है लंग, लिवर और बोन्स, और एक चौथा है ब्रेन। पर ब्रेस्ट का कैंसर सर्विक्स में या ओवरी में या स्टमक में उतना कॉमनली नहीं फैलता है। और अगर ये दूसरे ऑर्गन्स में हो भी जाता है तो इसका मतलब ये नहीं कि लंग कैंसर हो गया, इसका मतलब हो गया ब्रेस्ट कैंसर के मेटास्टेसिस लंग में फैल गए। तो वो बिहेव ब्रेस्ट कैंसर की तरह ही करता है, लंग कैंसर की तरह नहीं करता। तो ज्यादा करके अगर मेटास्टेटिक डिजीज होगी तो लंग कैंसर में, लिवर में, और तीसरा आपने बताया बोन्स में, ये 3 चीजों में होगा। बोन्स क्योंकि नॉर्मली लोग बाग एसोसिएट करते हैं कि ब्रेस्ट है तो सब गायनेकोलॉजिकल ऑर्गन जितने भी लेडीज के हैं उसमें हो जाएगा, इसीलिए। एक और प्रश्न है कि सिलिकॉन वाले जो ब्रा हैं वो क्या सूटेड है इंडियन कॉन्टेक्स्ट में? सिलिकॉन वाली ब्रा मतलब वो जो नहीं मतलब सिलिकॉन वाली जो प्रोसेसेस हैं
वो या सिलिकॉन इम्प्लांट जो है वो दोनों चीजें? नहीं, सिलिकॉन इम्प्लांट अलग चीज है। अभी सिलिकॉन देखिए, इम्प्लांट का मतलब है कि आपने उसको अंदर डाल दिया, उसके ऊपर से स्किन को सिल दिया और वो आर्टिफिशियल ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्ट कर दिया। जो ब्रा है वो अलग चीज है, नहीं और तो जो दोनों प्रोस्थेसिस है वो दोनों में अलग चीज है। इंडिया के हिसाब से दोनों का एक एक सेंटेंस बताइए ना। नहीं, पर इंडिया में इंडिया है, इंडियंस कोई अलग मार्स से नहीं आए हैं। जो अमेरिकन में होता है वो इंडियंस में भी होता है। नहीं, वेदर के इंडिया में भी हिसाब से शायद सूटेबल। प्रश्न होगा कि यहाँ का जो वेदर है गर्म है बहुत ज्यादा, तो नहीं, वेदर में गर्म से कुछ नहीं होता है वो। अभी अगर मैं, अभी मेरे को प्रश्न ठीक से समझ नहीं आया कि वो क्या पूछना चाह रहे हैं। ब्रा के बारे में पूछना चाह रहे हैं, इम्प्लांट के बारे में। लेकिन अगर इम्प्लांट के बारे में पूछना चाह रहे हैं तो उसका वो इंडिया में भी सूटेबल है। अगर अगर वो पेशेंट की बाकी की स्थिति ऐसी है कि उसमें सिलिकॉन इम्प्लांट डाला जा सकता है तो वो डाल सकते हैं, और उसका रिजल्ट भी अच्छा होता है। उसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। पर फिर भी क्या ये एक कॉस्मेटिक सर्जरी कहलाएगी जो इम्प्लांट लगाते हैं अंदर, जो मतलब सर्जरी करते हैं, या मतलब उसका कोई फायदा है? रिकंस्ट्रक्शन इज मोर ऑफ अ कॉस्मेटिक सर्जरी, और इज इट, इफ यू कैन अफोर्ड इट, इज इट नेसेसरी टू डू? देखिए, वो शेक्सपियर ने एक बड़ी फेमस कहावत कही थी, व्हाट्स इन अ नेम, है ना? तो आप उसका नाम जो है, जो देना चाहे, कॉस्मेटिक, नॉन कॉस्मेटिक, मुद्दा ये है कि एसेंशियली देखिए, अब सवाल ये है कि वो एसेंशियल है कि नहीं है। अब ये तो इंडिविजुअल, हर इंसान पे डिपेंड करता है कि उनको कितना जरूरी लगता है। और मेरी समझ में हाँ, तो जो है, बोथ मेल्स एंड फीमेल्स, उनको क्या है ना कि एक सेल्फ बॉडी इमेज इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर एग्जिस्टेंस। तो सिर्फ रिकंस्ट्रक्शन नहीं, मैं रिकंस्ट्रक्शन, आपने ज्यादातर सवाल रिकंस्ट्रक्शन के पूछे, लेकिन मैं एम्फेसाइज करना चाहता हूँ ब्रेस्ट कंजर्वेशन पर। तो पहली बात तो ये कि अगर जरूरत नहीं हो तो पूरा ब्रेस्ट रिमूव ही नहीं करना चाहिए। पहला सवाल तो ये है, पहला 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 मुद्दा ये है। अगर बाई प्रश्न, चांस ब्रेस्ट हाँ। रिमूव करना पड़ भी गया तो फिर रिकंस्ट्रक्शन आई थिंक शुड बी अटेम्प्टेड एंड शुड बी ऑफर्ड, प्रोवाइडेड देयर इज एक्सपर्टीज अवेलेबल, एंड प्रोवाइडेड द पर्सन अग्रीज के वो थोड़ी लंबी सर्जरी होगी, उसमें ये सारे कॉस्ट आएगी, उसमें ये सारा खर्चा होगा, या फिर उसमें वो सारा जो है, कुछ थोड़े बहुत कॉम्प्लिकेशंस कभी कभी हो सकते हैं। अब वो कॉस्मेटिक सर्जरी है कि नहीं है, अब ये तो जो है सिमेंटिक्स की बात है। कोई उसे बोलेगा। डॉक्टर गुप्ता, ये जो एंजेला जोली हुई थी ना, जिन्होंने अपने दोनों ब्रेस्ट निकलवा दी थी क्योंकि उनको डर था कि कैंसर होगा या नहीं, तो क्या वो सेंसिबल डिसीजन है? पहली बात। और दूसरी बात, अगर मान लीजिए एक ब्रेस्ट में कैंसर है तो दूसरे में होने की पॉसिबिलिटी क्या है और कितनी है? देखिए, पहला सवाल ये है कि जो है, वो सेंसिबल डिसीजन है या नहीं है, ये मेरे को लगता है एक ह्यूमन बीइंग को दूसरे को जज करना इज नॉट अ करेक्ट थिंग। You see, each person has to live by their own values and by their own expectations. और मैं अगर एंजेलिना जोली जी के ऊपर कमेंट करूं कि उन्होंने सेंसिबल या इनसेंसिबल किया, तो वो सही नहीं होगा। नहीं, तो पर आई क्या उन्हें डोंट थिंक। फॉलो कर सकते हैं? मतलब इसलिए सेंसिबल या इनसेंसिबल क्योंकि फिर हाँ, तो देखिए देखिए, किसी भी चीज को ब्लाइंडली नहीं फॉलो कर सकते हैं। उसका जो है ना, उसका एक कॉन्टेक्स्ट होता है, हर चीज का उसका एक बैकग्राउंड होता है। अगर कोई पेशेंट है जिसके घर में 6 लोगों को ब्रेस्ट कैंसर हो चुका है, और उनको जो है 42 साल की उम्र में एक साइड में ब्रेस्ट कैंसर हो गया है, और वो बोलेंगे कि मेरे फैमिली में 6 लोगों को 2 पीढ़ियों में ब्रेस्ट कैंसर हो चुका है, मैं नहीं रिस्क लेना चाहती। सो आफ्टर ड्यू कंसिडरेशन, आफ्टर काउंसलिंग, आफ्टर ऑल द प्रोज एंड कॉन्स, वो कर सकती हैं। वो इसमें सेंसिबिलिटी और इनसेंसिबिलिटी की बात नहीं है। मतलब कि अंधाधुंध स्टाइल में नहीं करना चाहिए कि हर कोई अपने दोनों ब्रेस्ट रिमूव करे। दैट इज नॉट अ गुड आइडिया। बट with due consideration and taking into account the individual risk, aspirations and future considerations, वो किया जा सकता है। मैं जो है एंजेलिना जोली को जो है, मैं ना तो, मैं कुछ कहना नहीं चाहता। वो उनकी अपनी स्थिति है, उन्होंने ठीक, आई मीन उन्होंने अपने लिए ठीक ही डिसीजन लिया होगा। और दूसरा सवाल आपका ये था, दूसरा पता नहीं क्या था, आपने एक वो तो ये रिस्क पूछा ऑफ था। ब्रेस्ट कैंसर इन द अदर ब्रेस्ट कितना हाँ है? हाँ, वो एक फैक्चुअल सवाल है, वो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, करेक्ट। तो जो ये देखा गया है कि अगर एक साइड में ब्रेस्ट कैंसर है, और अगर वो जेनेटिक म्यूटेशन नहीं है, जेनेटिक म्यूटेशन नहीं है,
तो जो दूसरे ब्रेस्ट में रिस्क है ब्रेस्ट कैंसर का लेस देन 1% पर ईयर इन सच विमेन, और उनमें जो है इसीलिए हम बोलते हैं कि जब वो फॉलोअप के लिए आती हैं तो 6-6 महीने के बाद उनका ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करना चाहिए, और हर 1 से 1.5 साल के बीच में उनके दूसरे ब्रेस्ट का मैमोग्राम भी कर लेना चाहिए। तो आपके सवाल का जवाब ये है कि हाँ, उनमें थोड़ा सा इंक्रीज रिस्क है ऑपोजिट साइड ब्रेस्ट कैंसर का। अच्छा, ठीक है, जैसा जैसा आप बोले वो ठीक है। पर अभी कोविड के समय में एक और प्रॉब्लम हो गई है कि या तो मतलब बॉम्बे में मुझे मालूम है टीएमएच में और एट्रेक में आप लोग पूरी तरह से सब पेशेंट्स को देख रहे हैं, लेकिन कई जगहों पर ऐसा है कि उनका रिव्यू पोस्टपोन होता जा रहा है, उसके वजह से पेशेंट्स का वेट भी लूज हो रहा है और उसकी वजह से पेशेंट्स परेशान हो रहे हैं। तो उन्हें क्या करना चाहिए? शुड दे स्टिल गो इन फॉर द रिव्यू, क्योंकि पोस्टपोन होता जाता है, तो कहीं और कराएं या क्या करें? स्पेशली अगर उनको वेट लॉस वगैरह हो जाए तो टेंशन हो जाती है ना। आपने 2-3 सवाल पूछे। देखिए, पेशेंट्स की ना 2-3 कैटेगरीज हैं। एक पेशेंट वो है जिनका इलाज हो चुका है, जो रेगुलर रिव्यू के लिए आते हैं, जो है जिनको सिर्फ जो है अपना चेकअप कराना और वापस जाना है, जिनका कोई खास एक्टिव ट्रीटमेंट नहीं हो रहा, या फिर ब्रेस्ट कैंसर के उपलक्ष्य में सिर्फ हार्मोन थेरेपी की टैबलेट चल रही है। ऐसे पेशेंट जो है वो 2-3 महीने से अपना जो रिव्यू है वो पोस्टपोन भी कर सकते हैं अगर फैसिलिटीज नहीं है। लेकिन मैं फिर से ये कहूंगा, जो मैंने पहले भी बोला था, कि अगर एक्टिव ट्रीटमेंट चल रहा है कैंसर का, कहने का मतलब या कीमोथेरेपी चल रही है या रेडियोथेरेपी चल रही है या फिर सर्जरी होने वाली है, तो जहां तक पॉसिबल हो उसको करा लेना चाहिए। क्योंकि कोविड तो आया और फिर गया, लेकिन कैंसर तो एक बार हो गया और फिर फैल गया तो फिर उसका कुछ नहीं हो पाएगा। अभी कोविड तो जो है ही, लेकिन अगर एक्टिव ट्रीटमेंट चल रहा है कैंसर का तो फिर उसको जो है ज्यादा समय तक नहीं करना चाहिए पोस्टपोन। अगर रूटीन रिव्यू है, कोई एक्टिव ट्रीटमेंट नहीं है, सिर्फ हमें चेकअप के लिए जाना है, चेक मैमोग्राम कराना है, अल्ट्रासाउंड कराना है, तो वो 2-4 महीने पोस्टपोन कर सकते हैं, वो ऐसी बात नहीं है। अच्छा, और एक लास्ट प्रश्न था, सिम्टम्स ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। अगर जो ब्रेस्ट कैंसर लिवर में फैल गया है तो उसके कैसे किसी को पता चलेगा कि वो फैला है, या क्या कोई खास सिम्टम्स मालूम पड़ते हैं उसमें? अब ये जो है, कुछ पेशेंट्स में सिम्टम्स होते हैं, कुछ में सिम्टम नहीं होते लेकिन फैल जाता है। और ज्यादातर ऑर्गन्स की काफी अच्छी रिजर्व कैपेसिटी है। कहने का मतलब, अगर उनमें कुछ कम मात्रा में अगर मेटास्टेसिस है तो कई बार पेशेंट्स को नहीं भी पता लगता है। तो कुछ पेशेंट्स को अगर लिवर में मेटास्टेसिस है तो पेट में दर्द हो सकता है, भूख कम लग सकती है, और फिर कभी कभी ज्यादा आगे बढ़ के तो जॉन्डिस भी हो सकती है। एब्डोमेन के राइट अपर क्वाड्रेंट में पेन भी हो सकता है, खांसी भी हो सकती है कभी। लेकिन कई सारे पेशेंट्स एसिम्प्टोमेटिक भी रहते हैं फैलने के बावजूद। तो मतलब देयर आर अ वैरायटी ऑफ प्रेजेंटेशंस दैट आर पॉसिबल। डॉक्टर गुप्ता, हम लोग ने हर चीज के बारे में बात करी है, कीमोथेरेपी, सर्जरी, लिम्फोडिमा वगैरह वगैरह। एक चीज नहीं बात करी, वो डाइट के बारे में। डाइट का एक बहुत बड़ा इशू है हम लोग के लिए, खास करके मेरे ख्याल से इंडियन पॉपुलेशन में तो डाइट का मतलब बहुत ज्यादा महत्व रहता है। तो कोई ऐसी कोई खास चीज है कि जो कि ब्रेस्ट कैंसर में नहीं खानी चाहिए? क्योंकि शुगर, मैदा, ये वो बहुत बातें सुनने में आती है। तो कोई खास चीज है जो आपको लगता है कि ब्रेस्ट कैंसर को नुकसान करेगी या? देखिए, ऐसा है, मैं जो है ना, आजकल एक मॉडर्न मेडिसिन में, आधुनिक मेडिसिन में एक टर्म होती है जिसको बोलते हैं एविडेंस बेस्ड एडवाइस या एविडेंस बेस्ड मेडिसिन। तो ये सवाल जो आपने डाइट का पूछा, ये हर पेशेंट पूछता है कि मैं जो है शुगर खाना मैंने बंद कर दिया है, मैंने दूध पीना बंद कर दिया, मैंने मैदा खाना बंद कर दिया, मैंने सोया खाना बंद कर दिया, मैंने ये स्टार्ट कर दिया। लेकिन देखिए, मैं आपको एविडेंस के हिसाब से बताता हूँ कि देयर इज नो एविडेंस कि ये कोई भी इनमें से जो चीज अभी जिनका जिक्र हुआ, ये या तो फायदेमंद है या नुकसानदायक है। देयर इज नो एविडेंस। और मेरी जो सलाह रहती है अपने पेशेंट्स को, वो सिर्फ दो रहती है। मैं ये बोलता हूँ कि हर चीज को संयम में और बैलेंस में खाना चाहिए। अगर मैं भी 2 टन शुगर खाना शुरू कर दूं या डेली 1 डब्बा, तो मेरे लिए भी नुकसानदायक होगा, है ना।
तो जितना ऑर्डिनरी लोग खाते हैं, और मेरी बिल्कुल सलाह है कि कोई बोलता है मैंने शक्कर बंद कर दी, अब तो मैं मीठा खाता ही नहीं हूँ या खाती ही नहीं हूँ, तो आप जिंदगी के इतने बड़े टेस्ट से क्यों अपने आप को वंचित करते हैं? मेरा कहने का मतलब ये, उसका कोई एविडेंस नहीं है कि मीठा खाने से ब्रेस्ट कैंसर का रिलैप्स बढ़ता है। कोई कहता है मैंने दूध पीना बंद कर दिया, लेकिन इसका कोई, देयर इज नो गुड स्टडी, देयर इज नो गुड एविडेंस टू से कि इन चीजों से कुछ भी नुकसान होता है। लेकिन एक्सेस में हर चीज नुकसानदायक होती है, और वो नॉर्मल लोगों के लिए भी होती है। तो मेरा जो हर किसी को यही एक सलाह रहती है कि एक्सरसाइज करिए, बैलेंस में सब कुछ खाइए, और तीसरी जो सलाह रहती है वो ये रहती है कि जो भी खाइए वो साफ खाइए। जो सबसे इम्पोर्टेंट है स्पेशली पेशेंट्स का ऑन एक्टिव ट्रीटमेंट, वो ये है कि वो जो है वो साफ चीजें खाएं, दे शुड कंज्यूम क्लीन फूड। लेकिन अभी डाइटिशियन क्या है ना कि, और जो डाइट के एक्सपर्ट हर कोई है, तो फिर वो जितनी, और इंटरनेट तो सबसे बड़ा एक्सपर्ट है, तो उसके आगे जो मैं तो, मेरी कोई हस्ती नहीं है, तो मेरी बात कोई सुनता भी नहीं है। डॉक्टर गुप्ता, एक लास्ट क्वेश्चन। आपने इतनी सारी रिसर्च पेपर्स लिखे हैं, इतनी सारी चीजें करी हैं, और इतने मतलब एविडेंस में आप बहुत बिलीव भी करते हैं। एक चीज जो आपको लगता है कि इंडियन कॉन्टेक्स्ट में आप सबको बताना चाहेंगे? तो मैं यही बताना चाहूंगा कि अगर ब्रेस्ट कैंसर के संदर्भ में मैं बोलूं, तो मैं ये बताना चाहूंगा कि इंडिया में ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट्स का जो आउटकम है वो काफी अच्छा हो चुका है पिछले कुछ सालों में। और वो सिर्फ टाटा मेमोरियल सेंटर में नहीं, कई सारे दूसरे ऐसे सेंटर हैं जहां पर पेशेंट्स का प्रोग्नोसिस, उनका आउटकम काफी अच्छा हो चुका है। और अगर किसी को ब्रेस्ट कैंसर हो भी गया है तो बिल्कुल निराश मत होइए, उसका इलाज कराइए। और ज्यादा से ज्यादा उम्मीद यही है कि आप पूरी तरह ठीक हो जाएंगे, आप स्वस्थ हो जाएंगे, और आप नियर नॉर्मल या फिर नॉर्मल जीवन व्यतीत कर पाएंगे। तो मेरा यही एक मैसेज है सबके लिए। मैं सोच रही थी कि यहाँ पे खत्म करेंगे, पर एक प्रश्न आया, उसको नहीं छोड़ सकते। उन्होंने कहा है कि उन्होंने अल्ट्रासाउंड 2 बार कराई थी, और दोनों बार उनको उन्होंने 2 मैमोग्राम दिखाए करवाए थे, सॉरी, और दोनों मैमोग्राम में उनको ब्रेस्ट कैंसर नहीं आया। और फिर उन्होंने अल्ट्रासाउंड कराई तो उसमें वो निकला। तो ऐसे मतलब क्या चीज सबसे श्योर रहती है जिससे कि आराम से आदमी कर सकते हैं? ये इन्होंने बहुत अच्छा उदाहरण दिया है। तो ब्रेस्ट, अगर मैं आपको संक्षिप्त में फिर से थोड़ा सा बताऊं, जो मैमोग्राम होता है वो कुछ नहीं है, वो एक एक्सरे है ब्रेस्ट का बेसिकली। और जो एक्सरे जो होता है उसमें कुछ सफेद नजर आता है, कुछ ब्लैक नजर आता है। उस मैमोग्राम के अंदर जो ब्लैक होता है वो होता है फैट, और जो सफेद होता है वो नॉर्मल ब्रेस्ट टिश्यू है। लेकिन अब क्या होता है कि जो कैंसर है ब्रेस्ट के अंदर वो भी सफेद होता है। तो जो यंग लेडीज हैं जिनमें ब्रेस्ट के जो नॉर्मल टिश्यू ज्यादा है, उसमें कंट्रास्ट थोड़ा नहीं बन पाता कैंसर का अगेंस्ट दी ब्रेस्ट, अगेंस्ट दी फैट। तो उसके चलते कई बार ऐसा होता है कि स्पेशली यंग लेडीज में अगर सिर्फ मैमोग्राम किया जाए तो उससे मिस हो सकता है कैंसर। तो उस केस में फिर या तो अल्ट्रासाउंड या फिर एमआरआई या कुछ इस तरीके के टेस्ट करने पड़ते हैं। लेकिन ज्यादातर पेशेंट्स में मैमोग्राम जो है वो पकड़ लेता है कैंसर को, अगर मैमोग्राम इंडिकेटेड हो तो। पर हाँ, कुछ पेशेंट्स में, क्योंकि उसको बोलते हैं डेंस ब्रेस्ट, अगर ब्रेस्ट डेंस हो, अगर उसमें नॉर्मल टिश्यू ज्यादा हो, तो सफेद व्हाइट ऑन व्हाइट का कंट्रास्ट नहीं आ पाता, तो उसमें जो है कुछ दूसरे मोडालिटीज भी यूज करने पड़ सकते हैं। So as an advice, would you say breast self examination, और क्या करना चाहिए जिससे कि आदमी मतलब या तो जागरूक रहे, या ब्रेस्ट कैंसर ना हो, या अच्छी लाइफ हो जाए? ना हो तो आपके पास आ नहीं पाएंगे, ये बात अलग है, आपको मिल नहीं पाएंगे, लेकिन फ्रॉम द हेल्थ पर्सपेक्टिव। नहीं, मुझे मिलना तो बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, और मुझे इस कारण से तो कोई भी ना मिले। मेरी भगवान से यही प्रार्थना है कि मुझे कैंसर की वजह से किसी को मिलने की जरूरत ना पड़े। वो सबसे अच्छी चीज है, क्योंकि स्वास्थ्य जो है और स्वस्थ जीवन, वो सबसे बड़ी नियामत है। तो मैं ये बोलना चाह रहा था, आप बोल रही थी कि ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन, सबसे बड़ी सलाह मेरी ये है कि अगर ब्रेस्ट के अंदर या बगल के अंदर कोई गांठ हो तो उसको नजरअंदाज मत करें, उसको मतलब इग्नोर मत करें। क्योंकि ये देखा गया है, मेरे पास अभी भी कई सारे ऐसे पेशेंट आते हैं जो बोलते हैं कि डॉक्टर साहब मेरे को
जो है मार्च 2019 में पता लगा था, लेकिन मैंने सोचा कि ये नॉर्मल गांठी होगी, तो फिर मैंने कुछ नहीं किया। तो फिर थोड़ा पेन हुआ दिसंबर में, तो मैंने जो है फिर उसकी पेन किलर खा लिया, और फिर अब 5 महीने के बाद अब मैं आई हूँ आपके पास 1.5 साल के बाद। तो ऐसा ना करें। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि अगर आपको कुछ भी अगर अलग लगे अपने ब्रेस्ट में, तो सीधा जाके डॉक्टर से सलाह करें और अपने आप को एग्जामिन कराएं। दूसरी बात, ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन मेरे हिसाब से काफी फायदेमंद हो सकता है इंडिया में। उससे क्या है कि एक तो अवेयरनेस बढ़ेगी, और दूसरा ये होगा कि लोगों को पता लगेगा कि नॉर्मल फील क्या है उनके अपने ब्रेस्ट की, और उसमें अगर कोई चेंज हो रहा है, उसमें अगर कोई बदलाव हो रहा है, तो वो उसको जल्दी पकड़ लेंगे और फिर तुरंत या जल्द से जल्द डॉक्टर की सलाह ले सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज है कि अगर आपको कुछ एबनॉर्मल लगे या कुछ चेंज या बदलाव लगे, उसको इग्नोर मत करें, तुरंत जाएं डॉक्टर के पास। उससे ज्यादातर कैंसर जल्द अर्ली स्टेज में पकड़े जा सकते हैं। लेकिन आजकल एक ये भी फैशन हो गया है, ये फैशन बोलना चाहिए, गलत वर्ड भी हो सकता है, कि मैमोग्राम जल्दी जल्दी कराना। तो कितनी बार, साल में एक बार, 2 साल में एक बार, एज अ प्रिकॉशन अगर कर रहे हैं तो कितने, हाउ ऑफन शुड वन गेट इट डन? अभी आप ये बोल रही हैं कि जो है स्क्रीनिंग मैमोग्राम की आप बात कर रही हैं, जी स्क्रीनिंग मैमोग्राम। तो जी स्क्रीनिंग मैमोग्राम जो है, उसका पहली बात तो मैं ये बताऊं कि उसका लाभ जो है वो 50 साल से कम उम्र की महिलाओं में तो कहीं पर भी सारी दुनिया में ही ठीक से प्रूव नहीं हुआ। अगर हम ओल्डर महिलाओं की बात करें 50 साल से ऊपर की, तो उसमें जो है कराया जा सकता है करीब करीब 1 या 1.5 साल के इंटरवल पर। 1 से 1.5 साल के इंटरवल पे वो कराया जा सकता है। लेकिन हमारे टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल का अपना शोध ये बताता है कि अगर क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन किया जाए, यानी कि अगर आप डॉक्टर के पास जाएं या किसी ट्रेन्ड हेल्थ केयर वर्कर के पास जाएं और वो सिस्टमेटिकली हाथ से क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करें, तो उसका उतना ही लाभ हो सकता है जितना कि मैमोग्राम से होता है। तो वो भी किया जा सकता है एज अ पार्ट ऑफ स्क्रीनिंग। थैंक यू डॉक्टर गुप्ता, बहुत कुछ है सीखने के लिए, बट आई थिंक वी हैव कवर्ड फ्रॉम प्रिवेंशन टू सर्जरी टू रेडिएशन टू केमोथेरेपी टू डाइट, ऑलमोस्ट द एंटायर थिंग। फिर भी कोई प्रश्न अगर आएंगे तो मैं आपको लिख के भेजूंगी, तो प्लीज आप जवाब दे दीजिएगा। पर आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, एंड थैंक्स फॉर योर टाइम, एंड थैंक यू वेरी मच। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद वंदना जी, और माय अपॉलॉजीज। वो मैंने बीच में देखा कि मेरा इंटरनेट जो है वो मेरे फोन से कनेक्टेड हो गया था, मेरे वाईफाई से नहीं था, उसकी वजह से इनिशियली कट रहा था। तो उम्मीद करते हैं कि अगली बार थोड़ा बेहतर स्टाइल में होगा। थैंक यू हाँ, वेरी अभी मच। आपसे एक और करना पड़ेगा वुमेन कैंसर के ऊपर। बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच। थैंक एंड यू। सरन जी को भी थैंक यू वेरी मच। एंड ज्योति जी भी आपके इस पर कॉल पर थी, तो उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी चलिए आपसे विदा लेता हूँ मच। फिलहाल के लिए। हाँ।